Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan। और आज हम लोग फ्रिक्शन के अगले लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और फिर फ्रिक्शन के नॉर्मल न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, उससे पहले जो कल हमने पढ़ा उसकी बात कर लेते हैं कि हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है Fs वो लेस देन और इक्वस टू होता है म्यू एस आर के। ओके, और सिंस आर इक्वस टू क्या होता है आपका नॉर्मल रिएक्शन जो mg के इक्वल होता है, तो आपका Fs का फॉर्मूला हो जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन वो म्यू एस एम जी बराबर। ये क्या हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार रिवाइज करें ताकि आज के न्यूमेरिकल में हेल्प रहेगी। ओके, देन काइनेटिक फ्रिक्शन F के इससे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है जिसको Fs मैक्सिमम बोलते हैं। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिखने की जरूरत नहीं है इसको, ये वाला हमने पहले लिख रखा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs इक्वस टू म्यू एस एम जी, यानी कि जो इसकी सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की वो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। ये क्या है आपके कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट में होती है और उस पर कोई फोर्स अप्लाई होता है तब ये फोर्स निकालेंगे अपन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ ऑफ के क्या होगा आपका इक्वस टू म्यू के एम जी बराबर। म्यू के आर लिखते हैं इसको हम लोग और आर इक्वस टू एम जी नॉर्मल रिएक्शन। नाउ एक रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में भी हमने बात करी थी। रोलिंग फ्रिक्शन वो आपका एफ आर हो गया, तो म्यू आर और कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, ये हमारा फॉर्मूला था। यहाँ इस वाले में म्यू के क्या है, म्यू के आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड नेक्स्ट ये इसमें क्या है म्यू आर कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा आप इसको गौर करेंगे, ये जो है म्यू एस और म्यू आर ये आपके डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी कि mg से हमारा फोर्स ही आएगा तो केवल एक मल्टीप्लायर है केवल। लेकिन ये जो म्यू आर है उसका जो यूनिट होता है वो पर मीटर होता है, मतलब मीटर में रहता है। किस में रहता है? मीटर में रहता है। तो इट हैज़ यूनिट मीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहेगी? मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हो सकता है हम कन्वर्ट करके मीटर में लेंगे। ये फॉर्मूले आपको कल के लेक्चर में बताए गए थे, समराइज कर लिए हैं, आप नोट डाउन एक बार स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं चाहे तो। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसकी बात करेंगे गाइस? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आज का लेक्चर 17 है और इसमें बात करते हैं हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो the angle formed between the resultant of limiting friction and normal reaction। जो भी नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। जब भी किसी बॉडी को आप मूव कराने की ट्राई करेंगे तो उसको मूव कराते समय आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, बट अगर वो मूव नहीं हो रही है, उससे पहले की बात हो रही है, तो मैं एक बार डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगा। ये कि ये जैसे कोई सरफेस है, उस पर कोई बॉडी प्लेस्ड है, जैसे ये बॉडी है जिसका मास m है और इस पर अपन ने फोर्स लगाया। ठीक है, अप्लाइड फोर्स जिसको F लिख देते हैं या P भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जब ये बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे बट बॉडी मूव नहीं कर रही है, ओके, तब उसका जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ एस मैक्सिमम वो इस तरफ रहेगा बराबर। एफ एस मैक्सिमम यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन मान लो, और अगर मैक्सिमम वाला नहीं है तो एफ एस मान लो। ओके, तो इस समय इसका वेट किधर रहेगा? नीचे एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा? ऊपर आर। ओके, तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट रहेगा किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन और रिएक्शन फोर्स का, वो आपका कुछ ऐसा रहेगा यहाँ बराबर।
तो ये जो है सपोज दैट मैंने इसको ओ बोला, इसको ए बोला, इसको पी बोला, पी और इसको क्यू बोल दिया, बराबर। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ये बॉडी है हमारे पास, इस बॉडी का वेट है नीचे की तरफ, ओके, और उसका रिएक्शन फोर्स किधर है, ऊपर की तरफ, बराबर। तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो रिजल्टेंट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बनता है, बराबर। तो ये आपका कौन सा फोर्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड ये वाला आपका अप्लाइड फोर्स, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स है, और ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की। समझ रहे आप लोग डायग्राम से कि कोई बॉडी जब उसका वेट नीचे लगेगा, रिएक्शन फोर्स ऊपर रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा, तो जब उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स से कैसा रहता है, अपोजिट। तो फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट वर्टिकल के साथ क्या एंगल बनाएगा, वो एंगल आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। द एंगल फॉर्म्ड between the resultant force of limiting friction and normal reaction. Resultant force of limiting friction and normal reaction with the normal reaction R is called angle of friction, बराबर। ये पूरा डेफिनेशन है, इसको नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। अब करना ही है, चाहना नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं, आपके पास नोट करनी है। अब सिंस वो थीटा जो है बाय ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से देखें अपन तो ए पी ओ, बाय ट्राइंगल ए पी ओ हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो आपकी ये है और एक ये है। तो ओ पी बाय ए पी किसके इक्वल है, टेन थीटा के। किसके इक्वल है, टेन थीटा के। तो ओ पी किसके इक्वल है, आर के इक्वल, और ए पी किसके इक्वल है, एफ एस के इक्वल, बराबर। तो हमारे पास विथ सिंस ओ पी आपका क्या है, ओ पी इज इक्वस टू नॉर्मल रिएक्शन एंड ए पी इज इक्वस टू आपका एफ एस मैक्सिमम, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे हम लोग। तो ये दोनों इसमें पुट किया मैंने, ये हो गया मेरा आर बाय एफ एस, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा, ए पी, तो एफ एस बाय एफ एस मैक्सिमम बाय आर इज इक्वस टू टेन थीटा, ओके। तो लास्ट एक्सप्रेशन आ गया आपका कि विच इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वस टू, थीटा चाहिए ना हमको, तो थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स एफ एस मैक्स बाय आर, बराबर। ये आ गया आपका थीटा का फॉर्मूला। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्वालिफाई कर रहा हूँ कि मतलब थोड़ा सा और जनरल हो जाए ये। सिंस हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया कि सिंस एफ एस इक्वस टू क्या है, एफ एस मैक्स इक्वस टू म्यू एस, और आर की वैल्यू किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल है, बराबर। और आर ये एफ एस की वैल्यू है और ये नीचे आर है, तो मैं इसको म्यू एस आर कर देता हूँ ताकि वो वैसे भी आर को भी चेंज नहीं। म्यू एस आर किसकी वैल्यू है, एफ एस मैक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पुट करते हैं तो विच इम्प्लाइज थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स म्यू एस आर डिवाइड बाय आर, ओके। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स म्यू एस, बराबर। ये आपका आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, यानी कि इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसका 10 इनवर्स करेंगे तो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और
अगर टेन थीटा है तो वो किसके इक्वल होगा, म्यू एस के इक्वल होगा, बराबर। इसी बात को टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस भी लिख सकते हैं आप लोग, ओके, विच इम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, एक ही बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन, ओके। दो का रिजल्टेंट है, किसी एक के साथ एंगल बनाना है तो नॉर्मल के साथ उसको बनाना है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाएगा। एक्सप्रेशन नोट कर सकते हैं आप लोग, और ये अभी आपको न्यूमेरिकल में हेल्पफुल रहेगा, ओके गाइस। नेक्स्ट लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज स्क्रीनशॉट ले ले, फिर लिखे इसको। एंगल ऑफ रिपोज, ये फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ही सिमिलर है, और बस ये है कि यहाँ पर प्लेन इंक्लाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लेन इंक्लाइंड हो जाता है। तो इट इज़ द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी? इट इज द मिनिमम एंगल that an inclined plane can make. It is the minimum angle that an inclined plane can make for which the body placed on it is just to slide down। ठीक है, मतलब अगर जैसे डेफिनेशन को आप थोड़ा सा प्रॉपर समझे, इट इज़ द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन कैन मेक फॉर विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इज़ जस्ट टू स्लाइड डाउन। कि एक ऐसा प्लेन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई बुक है, सपोज दैट मैंने ये बुक ली है, ओके, और इस बुक पर कोई बॉडी रखी हुई है, ओके, देखें आप लोग ढंग से, ये बॉडी रखी हुई है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, जब इस पे रखी हुई है तो इसका, जब इसको पुल करूँगा तो इस पर जो रहेगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट चलेगा। बट अगर मैं इसको इंक्लाइन करता हूँ, ओके, थोड़ा सा भी देखें, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन बहुत कम है, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको इंक्लाइन करूँगा, और ये रोलिंग भी है तो और भी फ्रिक्शन कम हो गया, तो ये जैसे ही मैं इसको इंक्लाइन करूँगा ये नीचे जाएगी बॉडी, ओके। बनिस्पत अगर मेरे पास एक कैलकुलेटर है या कोई और चीज़ है जिसको मैंने इस पर रखा हुआ है, तो मुझे इसको स्लाइड कराने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टिल्ट करना पड़ेगा, तब ये नीचे जाएगी। तो डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना है, बट वो मिनिमम एंगल जिस पर किसी प्लेन को इंक्लाइन करने पर, इट इज़ द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन कैन मेक विद हॉरिजॉन्टल, कैन मेक विद हॉरिजॉन्टल फॉर विच द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इज जस्ट टू स्लाइड डाउन। ठीक है, अब देखें आप लोग क्या है इसका डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन, कि ये सपोज दैट हमारा एक प्लेन है जो पहले ऐसे था, बराबर, ये हॉरिजॉन्टल है, तो इसको मैंने ऊपर किया, और यहाँ पर इस पर जो बॉडी रखी हुई थी पहले, ओके, इस बॉडी का मास कितना ले लेते हैं अपन, m, बराबर। तो जो बॉडी यहाँ थी तो उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर था, अब रिएक्शन फोर्स कैसा हो गया, इस तरफ, बराबर, ये r हो गया इसका। तो
इस तरफ वेट किस तरफ जाएगा, इसका नीचे, बराबर। अगर ये एंगल सपोज दैट अब फाई ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, फाई, ओके। तो इधर भी क्या आ जाएगा, एंगल फाई आ जाएगा। समझ रहे आप लोग, सिमेट्री से क्या है, जैसे ये अगर नीचे होता तो ये एंगल 0 होता, तो ये भी ऐसे रहता है, फाई की वैल्यू 0 रहती। जितना ये प्लेन ऊपर जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल है, जितना ये प्लेन ऊपर जाएगा उतना एंगल यहाँ पर वेट का किसके साथ बनेगा, पहले वाली एक्सिस के साथ बनेगा, बराबर, mg, और ये एंगल फाई बना, बराबर। अब आपका जो वेट है वो कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। इस तरफ तो आएगा mg cos फाई, क्या आएगा, और इस तरफ जो आएगा वो आपका क्या आएगा, कंपोनेंट mg sin फाई, बराबर। समझ रहे आप लोग, प्रॉपर्ली विजिबल है। जो mg sin फाई है वो इसको कहाँ लाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और mg cos फाई है उसको क्या लाएगा, वेट, रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, बराबर। समझ रहे आप लोग। अब बताइए, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आना चाह रही है तो इसका स्टैटिक फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग चलो Fs मैक्स कह देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, बराबर। डायग्राम आपको समझ में आया होगा। जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी को ऐसे रखेंगे तो नीचे की तरफ उसका साइन कंपोनेंट लगेगा, ओके। इस तरफ उसका जो रिएक्शन को बैलेंस करेगा वो mg cos फाई लगेगा, ओके। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिपोज है वो ये फाई है का वो एंगल। अब जैसे इस प्लेन को थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो इस फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और ये नीचे की तरफ आने लग जाएगी, सेल्फ, मतलब हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, लेकिन इस इंक्लाइंड होने की वजह से इसका जो वेट है उसका साइन कंपोनेंट जो है वो उसको नीचे की तरफ ला रहा है, ओके। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। समझ में आ गया आप लोगों को। तो सिंस आप ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू क्या है, mg cos फाई ऑन रिजॉल्विंग, ये रहा। और दूसरा mg जो Fs मैक्स है, Fs मैक्स एंड Fs मैक्स इक्वल्स टू आपका क्या है, mg cos फाई, साइन फाई, सॉरी, बराबर। देखिए Fs मैक्स को बैलेंस करा mg sin फाई, ये आपका इक्वेशन 2। अब दोनों को आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा mg sin फाई डिवाइड बाय mg cos फाई, बराबर। और ये हमारे पास आ गया ऊपर की तरफ Fs मैक्स जो पहले था और उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल रहे थे, नीचे क्या आ गया, R, बराबर। mg से mg कैंसिल, बराबर। और साइन फाई डिवाइड बाय कोस फाई क्या हो गया आपका, टेन फाई, बराबर। Fs, सिंस Fs को क्या लिखते हैं हम लोग, Fs मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस आर, बराबर। तो Fs मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस आर डिवाइड बाय आर, कैंसिल ओवर, आर को कैंसिल कर दिया, तो विच इम्प्लाइज आपके पास क्या आया, टेन फाई इज इक्वल्स टू म्यू एस, बराबर। वही जो टेन थीटा की वैल्यू थी वही किसकी वैल्यू है, म्यू एस की वैल्यू है। और विच इम्प्लाइज फाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक कंक्लूजन नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वही आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये है आपका एंगल ऑफ रिपोज, बराबर। तो हैंस ये सब कुछ हो चुका है आपका, नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग दोनों इक्वेशन को। जो इक्विलिब्रियम लग रहा है इसका, उस इक्विलिब्रियम से अपन ने इसको देखा है। नाउ हैंस सिंस आप ये कह सकते हैं कि थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू एस और टेन फाई इज इक्वल्स टू बी म्यू एस। हैंस आप ये कहें कि थीटा इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू म्यू एस, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन आर सेम, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, बराबर। ये आपका कंक्लूजन है, यानी कि पर्टिकुलर कम्बिनेशन जो सरफेस का, बॉडी और सरफेस का जो कम्बिनेशन है उसके लिए जो वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन की है वही वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज की है, ओके। एंगल ऑफ रिपोज मतलब किसी प्लेन को इतना इंक्लाइन करो मिनिमम कि वो बॉडी
इससे ज़्यादा इंक्लाइन और ऊपर इंक्लाइन करने पर वो खुद से नीचे आने लग जाए, स्लाइड डाउन होने लग जाए। ओके, ये पूरा प्रोसेस था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। और ये दो टॉपिक आपके पूरे हुए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के। समझ में आ गया? कल का जो पार्ट था वो केवल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था फ्रिक्शन का। ओके, और वो नॉर्मल थ्योरेटिकल था। आज थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है। अब हम लोग प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, फ्रिक्शन पर बेस्ड प्रैक्टिस। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज भी फ्रिक्शन की प्रेजेंस में वापस पढ़ना पड़ता है। तो एक बार हम लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी लेवल के, फिर हम लोग टफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। क्लियर करता हूँ इसको। इस बार का सैटरडे टेस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ पे है, बट उसमें फ्रिक्शन का रोल नहीं रहेगा। बिना फ्रिक्शन वाले सभी क्वेश्चन जो अब तक करवा रखे थे वो आएंगे। ओके, फ्रिक्शन वाले टॉपिक नेक्स्ट सैटरडे टेस्ट में लेंगे, इसके बाद वाले में। ओके, सो गाइस क्वेश्चन करते हैं। बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर। सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी कि determine the maximum acceleration of the train in which a box lying on the floor will remain stationary. Okay, determine the maximum acceleration of a box in the train. ठीक है, which will remain stationary. बराबर, वो मैक्सिमम डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉक्स इन द ट्रेन of the train, sorry, maximum acceleration of a train, ठीक है, in which a box placed will remain stationary. बराबर, अब प्रॉपर है ये कि एक बॉक्स रखा हुआ है ट्रेन में, तो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा जिसमें बॉक्स जो रखा हुआ है will remain stationary given that the coefficient of static friction between the box and train is 0.15. Okay, given that coefficient of static friction between box and train is 0.15. ठीक है, यूज स्मॉल g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। गाइस क्वेश्चन प्रॉपर है और अब आप इसका सॉल्यूशन भी देखें। क्या है, आपको पूछा है मैक्सिमम एक्सीलरेशन ए निकालना है आपको। ओके, सो सबसे पहले आप बताएं कि F इक्वल्स टू क्या होता है, सिंस F इक्वल्स टू एम है। बराबर, एक तो ये है हमारे पास, और क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दे रखा 0.15, तो एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स टू आपका होता है म्यू एस एम जी। बराबर, आर की जगह एम जी लिखा। अब क्योंकि वो जो फोर्स है वो इसके मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगा, तभी वो मूव नहीं करेगा। बॉक्स का मास कितना है, इफ द मास ऑफ बॉक्स इज मास ऑफ बॉक्स इज m। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, ध्यान रखें क्वेश्चन ऊपर पूरा हो चुका है। इफ मास ऑफ बॉक्स इज m, तो सिंस f इक्वल्स टू क्या होता है ma, और एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस एम जी, ये उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये उसका, दोनों इक्वल रख दो आप लोग, तो एम ए इज इक्वल्स टू म्यू एस एम जी। बराबर, तो अगर वो अपनी जगह से न हटे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन।
ठीक है। इन केस द बॉक्स डू नॉट मूव, अगर बॉक्स मूव ना हो तो वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए हमको, तो उसके लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए। एम से एम आपका क्या हो गया, कैंसिल, और ए आपको चाहिए तो म्यू एस आपका 0.15 मल्टीप्लाई बाय जी कितना आपका 10, तो ये आंसर आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गाइस समझ में आया होगा आप लोगों को कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। और यानी कि अगर ट्रेन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ज़्यादा एक्सीलरेशन पर चलती है तो बॉक्स जो उसके अंदर पड़ा है वो पीछे खिसकने लग जाएगा, यानी कि वो मूव करने लग जाएगा। समझ में आ गई बात, बराबर। अब ये किस वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से, यानी कि बॉक्स रुका हुआ रहता है। कोई भी चीज़ जो ऐसे ही पड़ी हुई है वो किस वजह से रुकी हुई रहती है, फ्रिक्शन की वजह से। ओके, जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है वो इफेक्टिव नहीं रह पाता है फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन से क्या रहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब तक कम होता है तब तक मोशन नहीं होता है, और मैक्सिमम फोर्स ही लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और हमको मैक्सिमम एक्सीलरेशन चाहिए था। गाइस इस बात पे इतना डिस्कशन नहीं हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और वहीं से आपका मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रिक्शन पर ही, एनसीईआरटी से, कि अ मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle theta 15 with the horizontal. Okay, the mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? Okay, coefficient of friction क्या रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है, बराबर। A mass of 4 kg rest on the horizontal plane. The plane is gradually inclined at an angle theta equals to 15 डिग्री, बराबर। तो देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ कि एक मास है 4 kg का, वो पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, 4 kg का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको प्लेन को इंक्लाइन करना है, ठीक है। इस 4 kg वाले इसी प्लेन को इंक्लाइन कर रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये 4 kg इधर है, ओके, और अब ये 15 डिग्री पे इंक्लाइन किया, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या होगा, तो इसका mg साइन थीटा किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा आपका fs मैक्स क्या लगेगा, जस्ट स्लाइड होवे उससे पहले तक ये 15 डिग्री रहता है। तो अब आप देखें कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे, रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, mg कोस थीटा के, क्या होगा mg कोस फाई ले लेते हैं इसको, ये फाई से डिनोट किया था हमने। ओके गाइस, तो अब अभी आपको पता है कि mg साइन फाई, सिंस mg साइन फाई किसके इक्वल होता है, fs मैक्स के, ओके, और fs मैक्स किसके इक्वल होता है, म्यू क्या है, म्यू एस आर के, ठीक है, mg साइन फाई बराबर। ज़्यादा आप इसको क्यों सोच रहे, इतना क्यों कैलकुलेशन करनी, मैं सीधा है कि आपको म्यू एस चाहिए, सिंस म्यू एस किसके इक्वल होता है, टेन फाई के, बराबर। ये पढ़ा ना आपने, इतनी बात क्यों समझेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो म्यू एस इक्वल्स टू 10 ऑफ 15, ठीक है, 15 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, म्यू एस की वैल्यू हो जाएगी। पूरी थ्योरी को क्यों वापस रिवाइज करना है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू एस होता है, फाई इक्वल्स टू 10 इनवर्स म्यू एस होता है, तो दोनों से डायरेक्ट आ जाएगा। 10 15 की वैल्यू 0.27 होती है, क्या होती है 0.27, तो ये आप लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं 0.27 और यूनिटलेस क्वांटिटी। समझ में आ गई बात। अब एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं जो फ्रिक्शन पर है, बट थोड़ा मोशन पे भी है, इसमें मोशन भी अप्लाई करना है। तो अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, एक ब्लॉक को रखा है 2 kg के फ्लोर पर। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.4, अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, ठीक है, एक फोर्स है उसको अप्लाई करते 2.5 न्यूटन को, ब्लॉक एज शोन। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर, ब्लॉक और फ्लोर के बीच में कितना फोर्स है, बराबर। क्वेश्चन समझे एक बार लैंग्वेज के साथ।
A block of mass 4 kg is placed on the floor. A block of mass 4 kg is placed on the floor. बराबर. The coefficient of static friction is 0.4. या 2 kg है. The coefficient of friction, static friction मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही है, static friction is 0.4. बराबर. A force of 2.5 Newton is applied on the block. A force of 2.5 Newton is applied on the block. बराबर. As shown. ठीक है. Calculate the force of friction between the block and the floor. बराबर. ये आपका क्वेश्चन है, डायग्राम बना देता हूँ मैं. ये जैसे फ्लोर है, इस पर ये 4 kg का 2 kg का सॉरी बॉडी है. ओके. और इस पर ये फोर्स आप F लगा रहे हैं. बराबर. ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन है, इसको आपको सोल्व करना है. स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका और फिर आप खुद से सोल्व करें. क्या पूछ रहा है आपसे कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है. आपको एक अप्लाइड फोर्स दे रखा है तो फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है. ओके. ओके. तो अब इसको क्वेश्चन को अपन देखते हैं. क्या है कि आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दे रखा है पहले तो. ओके. तो इसका मतलब जो बॉडी है वो रेस्ट से हम लोग मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस पर देखिए आर किस तरफ लग रहा है ऊपर, mg किस तरफ लग रहा है नीचे. बराबर. और ये अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शन फोर्स इससे अपोजिट रहेगा. ये अप्लाइड फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स Fs ऐसा रहेगा. बराबर. सिंस लिमिटिंग फ्रिक्शन ये मूव करे उसके लिए क्या कंडीशन है. लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करे कि ये मूव करेगा. लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस mg. बराबर. या म्यू एस आर जो हम कहते हैं तो आर इक्वल्स टू क्या है mg यहाँ पर. तो Fs मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस mg. g की वैल्यू 10 यूज़ कर रहा हूँ मैं. म्यू एस कितना आपका 0.4 क्वेश्चन में दे रखा है. ओके. 2 kg m बराबर. और g कितना 10. ये 0.8 न्यूटन अप्रोक्स आ रहा है. Fs मैक्स कितना आ रहा है. लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है. मतलब अगर आप इस पर बाहर से जो अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन तक का होगा तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी. और 8 न्यूटन से ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो बॉडी मूव कर जाएगी. सिंस अप्लाइड फोर्स आपका कितना है. अप्लाइड फोर्स इज 2.5 न्यूटन. ठीक है. तो जो F है वो लेस देन क्या है आपका Fs है. Fs मैक्सिमम. बराबर. अब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें. आपका जो फ्रिक्शन है वो 8 न्यूटन नहीं है. आपका जो अप्लाइड फोर्स होता है वही आपका क्या होता है कब, जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाई करते हैं जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है वही आपका फ्रिक्शनल फोर्स बन जाता है. तो Fs के लिए अब क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन. हेंस फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ मैं कि कितना लग रहा है. फ्रिक्शन मूव नहीं करा तो स्टैटिक है. इज लेस देन म्यू एस आर. बराबर. इससे कम रहेगा और वो किसके इक्वल रहेगा. बैलेंसिंग है ना, इक्विलिब्रियम में है तो F इक्वल टू Fs. बराबर. तो लेस देन आर इस कंडीशन में बॉडी अप्लाइड फोर्स इज 2.5 न्यूटन. सो बॉडी डू नॉट मूव. बॉडी डू नॉट मूव. बराबर. इस केस में आपका आप ये लॉजिक याद रखें कि हेंस फ्रिक्शन जो है वो Fs लेस देन म्यू एस आर है. वो कितना है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल है. बराबर. तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू
इक्वल्स टू जितना आपने अप्लाई किया 2.5 न्यूटन। समझ में आ गई बात। अब क्वेश्चन को सोल्व नहीं भी करते तो एक आइडिया लगा लेते कि 2 kg जो है वो आपका अगर मास है तो इसको 20 हो गया ये वेट, और वेट को जब फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.4 से, तो 20 को 0.4 से करेंगे तो कितना आएगा 8। जो 8 है उसे 2.5 न्यूटन अप्लाइड फोर्स आपका क्या है वो कम है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो जितना आपका अप्लाइड फोर्स है वही आपका क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स 2.5 न्यूटन। जैसे एक बॉडी पड़ी बराबर, आपसे क्वेश्चन पूछा का बॉडी इज लाइंग ऑन द सरफेस, इफ़ नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। ओके, क्योंकि आपने भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे और वो मूव नहीं कर रही है, ओके, तो जो आपका अप्लाइड फोर्स है वही फ्रिक्शनल फोर्स है। जब आपने फोर्स अप्लाई किया है और वो मूव करने लग गई है, ओके, तो फिर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के आर बराबर। तो उस मूविंग कंडीशन में काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूले से आ जाएगा, म्यू के आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट अगर आपको ऐसा बोला है कि बॉडी इज एट जस्ट द वर्ज ऑफ मूविंग, मूव होने ही वाली है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, म्यू एस आर के इक्वल आपका फ्रिक्शन होगा। ओके, तो ये ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं आज के वीडियो के साथ कुछ और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, वो आप लोग खुद से करें, और अगले लेक्चर में भी इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ।